विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 14 बीघा, ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन इतिहास कर रहे थे, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। मौर्य साम्राज्य में थे 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, तो जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना अशोक के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले डेट याद करनी पड़ेगी, 273 बीसी से 236 बीसी, यानी 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि 273 ईसा पूर्व भले ही अशोक क्या बन गया, राजा बन गया, लेकिन जो उसको कॉरोनेशन है वो 4 साल बाद हुआ, 269 बीसी में हुआ। कब हुआ? तो जितनी भी घटनाएं पढ़ेंगे हम अशोक की, वो ये पढ़ेंगे कि अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये हुआ, 8वें वर्ष ये हुआ, 20वें वर्ष ये हुआ। तो आपने 269 बीसी याद करना है। ज्यादा क्या करना है कि कॉरोनेशन समझ रहे हो, राज्याभिषेक कब हुआ, 269 बीसी में। वैसे वो जो उसने गद्दी प्राप्त कर ली वो कब कर ली उसने, 273 बीसी में कर ली। तो क्या याद कर लिया आपने, 273 बीसी से लेके 236 बीसी अशोक का शासनकाल है, लेकिन 269 बीसी जो है उसका राज्याभिषेक का सन है, ठीक है, वर्ष है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। जैन अनुश्रुतियां ऐसा बोलती हैं, तो बोलेंगी ही जैन अनुश्रुतियां। जो आदमी बौद्ध धर्म को क्या करेगा, प्रश्रय देगा, तो दूसरा धर्म जो होगा वो उसको क्या करेगा, उसके फेवर में तो नहीं लिखेगा। लिखेगा क्या? जैसे आप देखते हैं कि कौन सा, कुछ अभिलेखों में जैसे नपित पिता का पुत्र था कौन, महापद्मानंद, लेकिन उसको क्या बोला गया है, क्षत्रिय कहा गया है। किस धर्म के लोगों ने कहा? जिस धर्म को उसने प्रश्रय दिया। क्या कहा कि ये जी क्षत्रिय है, जबकि जो पुराण होंगे वो बोलेंगे कि नहीं ये क्या है, निम्न कुल में उत्पत्ति हुई है इसकी। इतना समझ में आ गया? तो ऐसे जैन अनुश्रुतियां जो बोल रही हैं अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिंहली अनुश्रुतियां बताती हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा अशोक, इसलिए इसको पहले चंड अशोक बोलते थे। क्या बोलते थे? चंड अशोक। बाद में जब इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया है ना, तब बोला गया कि ये अब क्या, धम्म अशोक। क्या है? हालांकि अशोक का धम्म महात्मा बुद्ध के धर्म से बिल्कुल अलग है। जब आप अशोक का धम्म पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कहीं पर भी 4 नोबल ट्रुथ नहीं दिखेंगे, 4 आर्य सत्य नहीं दिखेंगे। दुख दुख निरोध, दुख निरोध क्या, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा नहीं दिखेगा। कहीं पे भी आपको क्या नहीं दिखेगा, 8 फोल्ड पाथ नहीं दिखेंगे। कहीं पे भी आपको 10 शील सिद्धांत जैसा कुछ नहीं दिखेगा, अलग ही दिखेगा वहां पर, ठीक है। तो सिंहली अनुश्रुतियां बोलती हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अगला, महाबोधि वंश और लामा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके ही अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। लगभग 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ 269 बीसी में। इस डेट को याद करना है आपने, 269 बीसी, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा कलिंग युद्ध कब हुआ, तो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ। तो आपने क्या करना, 269 में से 8 घटा देना, तो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। या 10वें वर्ष अगर कोई कार्य करेगा या 20वें वर्ष कोई कार्य करेगा, बहुत सारे कार्य करता है ना, कभी लुम्बिनी की यात्रा करता है, कभी क्या करता है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। तो अलग अलग समय जो होंगे वो 269 बीसी से ही तय किए जाएंगे, राज्याभिषेक के समय से। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे दिव्यावदान से प्राप्त होती है, सिंहली अनुश्रुतियों से प्राप्त होती है, ठीक है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक और पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है उसका नाम। पुराणों में उसका नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। शुरू में शिलालेख मिले, उसमें देवा नाम पिय लिखा हुआ था, देवा नाम पिय पिदसी राजा, देवताओं का प्रिय राजा कहता है, नाम कहीं पर मिला ही नहीं, ठीक है। अब ये उपाधि श्रीलंका के एक राजा ने ले रखी थी। तो शुरू में इतिहासकारों को पता ही नहीं चला कि ये अभिलेख हैं किसके, शिलालेख किसके हैं। तो शुरू में माना गया कि श्रीलंका के राजा तिस्स के हैं, ये किसके, बाद में मिला फिर मास्की में, गुर्जरा में, नेत्तूर में, उडेगोलम में, इसमें उसके नाम अशोक मिले। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम प्राप्त होता है, आंसर मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम। मास्की कहां पड़ता है, कहां पड़ता है मास्की,
शुरू में ही बताया था मैंने, इतिहास के स्रोत जब मैं बता रहा था। गुर्जरा कहाँ पड़ता है, नेत्तूर कहाँ पड़ता है, उडयगोलम कहाँ पड़ता है, स्टेट बताने ना आपने। गुर्जरा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मास्की भी कर्नाटक में है, नेत्तूर भी कर्नाटक में, उडयगोलम भी कर्नाटक में। ठीक है, ठीक है जी। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में देवानाम पिय पियदसी राजा जैसी उपाधियां धारण करता है। तभी क्वेश्चन पूछ लिया कि अशोक के जो अभिलेख खुदवाने की जो शैली है या अभिलेख खुदवाने का जो परंपरा है वो उसने कहां से ली, तो आंसर ईरान के राजा दारा बहु प्रथम या दारा प्रथम, है ना। पढ़े थे ना, बहिस्तून, नक्सर रुस्तम, पर्सिपोलिस, पढ़ा था आपने जब विदेशी आक्रमण हम पढ़ रहे थे। तो 3 अभिलेख बताए थे मैंने, हेबिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्सर रुस्तम। किसके थे? दारे बहु के थे। दारे बहु मतलब डेरियस फर्स्ट, और डेरियस फर्स्ट क्या? हकामनी। हकामनी मतलब पारसिक राजा। तो इसने, क्योंकि ईरान के थे ये, तो ईरान के राजा दारा प्रथम के अनुकरण पर ही इसने अभिलेख खुदवाने की परंपरा क्या की? शुरू की। किसने? अशोक ने। ठीक है, लेकिन अंतर है भाई, जैसे इसके स्तंभ लेख हैं तो अशोक का पूरा एक पत्थर से बना हुआ स्तंभ होता है, जबकि दारा के स्तंभ जो है टुकड़े हैं। जैसे एक टुकड़ा यहाँ तक है, फिर उसके ऊपर दूसरा टुकड़ा जोड़ रखा, फिर उसके ऊपर तीसरा टुकड़ा, तब खंभे बना रखे उन्होंने, स्तंभ बना रखे। लेकिन अशोक के स्तंभों को यही बोला जाता है कि यार एक ही पत्थर को काट के बना रखा क्या स्तंभ जो है उसका। ठीक है, बाकी तो उत्तराखंड के लोग हो आप, कालसी जाएं कभी, यहाँ से जाएंगे देहरादून, देहरादून से हरबटपुर, हरबटपुर से विकासनगर, चक्राता कहाँ जा रहे हो? विकासनगर, विकासनगर से डाकपत्थर, डाकपत्थर से कालसी, कालसी में अभिलेख देख लो। उसके बाद थोड़ा और आगे जाओ, सैया, सैया से आगे फिर चक्राता, चक्राता से आगे हनौल। कहाँ जाओगे? मासू देवता के मंदिर के दर्शन करके वहां से फिर वापस आ जाओ। ठीक है, जौनसार के सबसे बड़े देवता कौन है? मासू देवता, महाशिव। चलो जी, अभी मत प्लान बना देना, है ना, काफी दूर है। मतलब ये मान के चले जितना यहाँ से देहरादून है उतना ही देहरादून से लगभग विकासनगर है। विकासनगर से फिर आगे आपका क्या पड़ेगा? डाकपत्थर, कालसी। डाकपत्थर नजदीक है, कालसी भी नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर आगे दूर है, सैया चक्राता काफी दूर है। ठीक है, पूरे मतलब 2 दिन चाहिए आपको, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का। कहीं स्कूटी उठा के चल पड़े। आगे, देवानाम पिय पिदसी राजा, ये समझ में आ गया। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का था? उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। क्या है? कल्लण की राज तरंगणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। कल्लण ने अपनी राज तरंगणी में लिखा है, बहुत बाद में लिखा कल्लण ने राज तरंगणी। समझ में आया? अशोक का समकालीन नहीं है कल्लण। कल्लण तो बहुत बाद का है। मैंने आपको बताया था कश्मीर में 3 राजवंश हुए, कारकोट, उत्पल और लोहार। उसमें एक वंश में राजा हुआ कौन? जयसिंह। जयसिंह के दरबार में बैठकर लिखी कल्लण ने क्या? राज तरंगणी, जिसमें क्या लिखा उसने? कश्मीर का इतिहास लिखा। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? आंसर कल्लण की राज तरंगणी, रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगणी का मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, फिर इसको जोन राज और श्रीवर ने पूरा किया। किसने पूरा किया? जोन राज और श्रीवर ने पूरा किया। तो भाई कल्लण की राज तरंगणी में बता रखा है कि अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। तो श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? आंसर अशोक ने की। किस नदी के तट पर है? आंसर झेलम नदी के तट पर है। झेलम का ही पौराणिक नाम क्या है? सॉरी, पौराणिक नहीं, वैदिक नाम जो है वितस्ता है। क्या नाम है? वितस्ता। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई। उसके बाद अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक रानी कारुवकी का अभिलेख मिलता है। इसका अभिलेख मिलता है, मैंने कहा था आपको, प्रयाग स्तंभ लेख। क्या बताया था मैंने? प्रयाग स्तंभ लेख बताया था मैंने। कहां पर है? इलाहाबाद में है। प्रयागराज बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ठीक है, इस पर सबसे पहले अशोक का अभिलेख है। इसका अभिलेख है। अगर कभी इलाहाबाद आप जाओ तो वहां पर भी लाल किला है। क्या है? लाल किला। शायद वहां पर ये मिलेगा आपको। कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख। और इसको अकबर लेके आया था शायद, चेक कीजिए एक बार। अकबर ही लेके आया था। और कहां से लेके आया था?
कहां से लेके आया था? देखिए भाई, चेक कीजिए, इस पर 4 लोगों के अभिलेख मिलेंगे आपको। सबसे ऊपर अशोक ने अपना अभिलेख लिखा हुआ, फिर रानी ने लिखा हुआ, रानी का अभिलेख है, कारवकी का अभिलेख है। किसका? कारवकी का अभिलेख है। फिर उस पर आगे चलकर समुद्रगुप्त ने अपने हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त की 100 विजयों का उल्लेख कर रखा है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, जो कि चंपू शैली में है। किस शैली में है? और फिर बाद में उस पर आगे चलकर जहांगीर ने भी लिखवाया। क्या लिखवाया? तो क्या इसको अकबर लेके आया था? और कहां से लेके आया था? क्योंकि कहीं के महामात्यों के लिए दे रखा है उसमें, है ना? चेक कीजिए जल्दी, प्रयाग स्तंभ लेख को कौन लेके आया था और कहां से लेके आया था? और ये भी बड़ी चर्चा का विषय होता है कि लाए कैसे थे भाई। बड़े भारी खंभे होते हैं, वो पिलर्स हैं अशोक के, उनको कैसे लाया गया? तो बताया जाता है कि लकड़ियों पर खिसका खिसका के लाए गए, क्योंकि गाड़ियां तो थी नहीं उस जमाने में, उतनी बड़ी क्रेन नहीं होती थी, उस पर खिसका के लाए गए। समझ में आया? अच्छा जी, कलिंग युद्ध भाई, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी 269 बीसी में कोरोनेशन हुआ। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, घायल हुए। 1.5 लाख लोग क्या हुए? घायल हुए। तो सोच लो कितना बड़ा युद्ध रहा होगा। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नामक कोई राजा राज्य कर रहा था। कभी मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय वहां का राजा कौन था? तो मैंने बताया कि नंदराज था। तो उन्होंने कहा क्या ये ऐतिहासिक है? मैंने कहा हाँ जी है। कैसे है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ है। तो अगर लेख में लिखा हुआ है वो सबूत होता है। इतिहास क्या मांगता है? सबूत मांगता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का राजा कौन था? नंदराज था। क्लियर हो गया? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मिला आंसर? समुद्रगुप्त नहीं लाया था कौशाम्बी से, इसको अकबर लेके आया था। अकबर लेके आया था भाई। समुद्रगुप्त का भी लेख है उसमें। हाँ, कौशाम्बी के महामात्यों के लिए उसमें कुछ लिखा गया, इसलिए पता चलता कि पहले कौशाम्बी में रहा होगा ये। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? अगला, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना दी है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में अशोक ने विस्तृत सूचना दी है। कहां पर? 13वें शिलालेख में। शिलालेख बोलते हैं रॉक एडिक्ट को, इसको, और स्तंभ लेख बोलते हैं पिलर एडिक्ट को। पिलर मतलब खंबे, और उन खंबों के ऊपर भी कई चीजें बनी हुई। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो 4 शेर 4 दिशाओं में मुंह किए हुए, वो भी कभी क्या थे? अशोक के खंबे में थे। ठीक है? कहीं पर बैल है बना हुआ, कहीं पर अलग अलग जानवर बना रखे हैं उसके ऊपर। किसके ऊपर? पिलर्स के ऊपर। तो मैंने कहा रॉक एडिक्ट अलग होता है, पिलर एडिक्ट अलग होता है, लघु शिलालेख अलग होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो भाई कलिंग युद्ध के उसके परिणामों के विषय में कहां पर लिखा है? 13वें शिलालेख में लिखा हुआ। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र बनाए गए। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली और धौली, दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़ समापा। जौगढ़ दक्षिणी केंद्र। तो उत्तरी केंद्र की राजधानी याद रखनी है आपने तोसली धौली, दक्षिणी केंद्र की राजधानी याद रखनी है आपने जौगढ़ समापा। प्लिनी ने लिखा है कि अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था यार। उसके बाद बिंदुसार ने उसको आगे बढ़ाया। क्या बचा हुआ था? कलिंग बचा हुआ था। दक्षिण भारत में तो आपको पता, चेल चोर पांड्य उतनी दूर तक कोई नहीं गया, अशोक भी नहीं गया। अशोक ने भी उन पर क्या नहीं किया? चेर चोल पांड्यों को रहने दिया उसने यथास्थिति में, लेकिन कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है? तो कौन बोलता है? प्लिनी कहता है कि अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर उस पर आक्रमण किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया।
अशोक के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। कहां तक? बंगाल की खाड़ी तक फैला था। असम से में अशोककालीन साक्ष्यों के न मिलने से स्पष्ट होता है कि वह मौर्य साम्राज्य से बाहर था। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है एक बार कि मौर्य साम्राज्य से बाहर था, तो असम नहीं लिखा होता, वहां पर कामरूप लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कामरूप जो है वो पुराना नाम है असोम का। पहले असम बोलते थे, अब असोम बोलते हैं। पुराना नाम जो है वो क्या था? कामरूप था। कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ पर। किसका? कामाख्या देवी का मंदिर है। ठीक है भाई, तो हल्का हल्का बता रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूं कि सिंहली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु जो थी वो क्या थी? 16 वर्ष थी। कितनी थी? जरा चेक करना एक बार। बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश की आयु कितनी थी? लेकिन यहां पर ये बोलते हैं कि निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अगर संघ में जाने की आयु ज्यादा थी तो ये छोटा बच्चा कहां से आ गया 7 वर्षीय? निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु। इसका मतलब बड़ा चढ़ाकर बोला बौद्ध धर्म के लोगों ने कि हमारा 7 वर्ष का बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट है कि अशोक महान जैसे राजा को भी क्या करता? बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देता है। अच्छा, 15 वर्ष है? एक बार ढंग से चेक कीजिए। मुझे ऐसा याद है जैसे 16 वर्ष होनी चाहिए संघ में प्रवेश की आयु। उसके बाद मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर वो पूर्ण बौद्ध बन गया। कौन? अशोक। यानी पहले उसको निग्रोथ नामक भिक्षु ने दीक्षित किया, उसके बाद मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर क्या हो गया? उसने बौद्ध धर्म को पूरा पूरा ग्रहण कर लिया। इसीलिए आप देखते हैं कि अशोक के समय 251 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। उसका अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्तिस है। कौन है? मोगलीपुत्तिस है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। दिव्यावदान कहता है, पुस्तक है दिव्यावदान, उसमें लिखा हुआ कि उपगुप्त ने क्या किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कुछ पूछना चाह रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक तो ये क्या नाम है, दिल्ली स्तंभ लेख जो है वो लेके गया। जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसको अकबर लेके आया था। कोटला फिरोज शाह में जो खंबा लगा हुआ है, पिलर लगा है, उसको फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। बल्कि उसको बोलते हैं दो स्तंभ लेके आया था ना, कुछ ऐसा है। कौन कौन से? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, वो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, मेरठ से और टोपरा से। ठीक है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, वो कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसको अकबर लेके आया। ठीक। दिव्यावदान के अनुसार बता दिया मैंने, उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया अशोक को। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाता था? भिक्षुगतिक कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? भिक्षुगतिक। अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष, अब देखो 269 बीसी में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। तो 259, 10 घटा दो उसमें, 259 बीसी में वो बोध गया। बोध गया क्यों गया? कि उसने कहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पर, मैं देखूं तो जाकर। तो उसने बोध गया की यात्रा की। इसके बाद उसने अभिषेक के 20वें वर्ष, अब 269 में से 20 घटा दो तो 249 बीसी में वो कहाँ गया? लुम्बिनी की यात्रा की। कहाँ की? लुम्बिनी की यात्रा की। और वहां पर उसने अभिलेख खुदवाया। उसने कहा हिद्द बुद्धे जाते, हिद्द भगवा जाते थी। यहाँ बुद्ध पैदा हुए, यहाँ भगवान पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ का टैक्स घटाकर कितना कर रहा हूँ? 1/8 कर रहा हूँ। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। जबकि जो प्रचलित दर थी वो 1/6 से 1/4 थी। मौर्यकालीन जो टैक्स था वो कितना था? 1/6 से 1/4। लेकिन इससे यह पता चलता है कि टैक्स भले ही भगवान पैदा हुए हो, वहां से भी टैक्स लेना है। यानी वहां पर भी माफ नहीं किया इसने। क्या क्या? इसने कम किया, 1/8 कर दिया, लेकिन इसने कहा टैक्स तो लेंगे। समझ में आ गया? तो ये मौर्यकालीन कर प्रणाली पर भी प्रकाश डालती है कि कितनी कठोर कर प्रणाली थी। और ये ध्यान रखना कि कर प्रणाली जब कठोर होगी तो ही राज्य क्या करेगा? विकसित होगा। जहां पर कर प्रणाली क्या हो गई? ढीली हो गई, तो समझ लो फिर विकसित नहीं हो सकता।
ठीक है, हम कितना भी पढ़ें कि अंग्रेजों ने इतना टैक्स वसूला उतना टैक्स वसूला, तो भाई अगर वसूला ना, उसी दम पर तो वो अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाए। औद्योगिकरण जो वहां पर हुआ है इंग्लैंड में, वो यहीं के कर का तो क्या था, नतीजा था। या थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो उन्होंने यहाँ पर लगाया, रेलवे बिछा दिए या बिल्डिंग्स वगैरह जो बना दी, वो जो बनाई हैं, तो आप वो जबरदस्त जो बिल्डिंग्स, जबरदस्त जो पुल, जबरदस्त जो रेलवे के ट्रैक उन्होंने बिछाए हैं, जबरदस्त सुरंगें जो बना रखी उन्होंने, तो किससे, आपके जो पूर्वजों ने टैक्स दिया उसके दम पर उन्होंने क्या किया यहाँ पर। और ये सोचकर किया था उन्होंने कि हमने कभी नहीं जाना यहाँ से, उन्हें थोड़ा पता था कि हम यहाँ से जाएंगे, वरना कभी ना बिछाते हो। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया लुम्बिनी की यात्रा कब की उसने, अपने अभिषेक के 20वें वर्ष की। क्लियर हो गया। नेपाल की तराई में अशोक के 2 अभिलेख रुम्मनदेही और निगलिवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। तो लुम्बिनी को ही क्या बोलते हैं, आधुनिक नाम जो है वो क्या, रुम्मनदेही है। क्या है, रुम्मनदेही, नेपाल में पड़ता है भाई है। अशोक ने नेपाल की तराई में निगलिवा में कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित करके उसको दुगना करवाया। कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित करके उसको दुगना करवाया। रुम्मनदेही अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी कर नीति की जानकारी प्राप्त होती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी कहां से मिलती है, आंसर रुम्मनदेही से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ पद भारत में ऐसे हैं जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता है, और बहुत ऊंचे पद हैं टैक्स फ्री कर रखा है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर उच्च पदों पर क्या कर रहे हो, कर फ्री, कर से मुक्त कर दे रहे हो, तो आप गलत मैसेज दे रहे हो नीचे वाले को। गरीब आदमी तो टैक्स दे रहा है, क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है। और जो 60 लाख रुपए सालाना कमा रहा है वो टैक्स फ्री है। ठीक है, सम्मान अलग चीज है, लेकिन टैक्स सबसे क्या होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसका भाबरू वैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है। भाबरू वैराट राजस्थान, मैंने आपको बताया था एक बार, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य महाजनपद कहां पड़ता था, राजस्थान में पड़ता था। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी, विराटनगर। वही विराटनगर अब क्या बन गया, वैराट, उसी का नाम क्या है, वैराट है। तो अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसका भाबरू वैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। क्या करता है, आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है किसके, बौद्ध धर्म के। तो ये बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ की बात कहां पर करता है, भाबरू वैराट राजस्थान। और ये वही जगह है जहां कभी 16 महाजनपदों में हमने मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर पड़ी थी। क्लियर हो गया। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। कहां पर, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर। सारनाथ कहां पड़ता है भाई, सारनाथ, हाँ जी, अरे पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, सारनाथ में दिया था। कहां पड़ता है सारनाथ, नियर उत्तर प्रदेश में, नियर वाराणसी, सारनाथ। सांची बोलेंगे तो आपको मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। कहां पर, मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ नियर वाराणसी। जो आपके हमारा जो एम्बलम है कौन सा, जिसमें 4 शेर 4 तरफ मुंह किए हुए हैं, तो वो कहां से लिया हमने, सारनाथ से लिया। कहां से लिया, सारनाथ से ही तो ले रखा है एम्बलम। ठीक है, यूपीएससी और ऊपर थी, उसने क्वेश्चन पूछा कि जो 4 शेर 4 तरफ मुंह किए हुए हैं, ठीक है, नीचे कौन कौन से जानवर बने हुए, कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने, यूपीएससी ने पूछा। चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा, बैल यानी सांड, हाथी और व्याघ्र। चेक करो, चेक करो ना, नीचे चक्र बने हुए हैं, नीचे 4 शेर 4 तरफ 4 डायरेक्शन में मुंह किए हुए हैं, लेकिन नीचे भी जानवर बने हुए हैं। उसमें चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा दिखेगा, 2 ही दिखेंगे आपको खाली।
तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वहां से एक बार, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। फिर सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। इनको कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया गया है और साथ में उनको आगाह किया गया है कि संघ में जो फूट डालेगा उसको अयोग्य समझकर उसे वैसे स्थान पर बिठाया जाएगा श्वेत वस्त्र धारण करवाकर। बारावर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम थे कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ये बड़ी बात है कि अशोक क्या कर रहा है कि बौद्ध धर्म को क्या कर रहा है, प्रश्रय दे रहा है इसको। लेकिन बारावर की गुफाओं में बारावर में जो उसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया वो किसको दान में कर रहा है, आजीवकों को। इसका मतलब सेक्युलर है, ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। ये बाध्य नहीं कर रहा है कि सब बौद्ध धर्म को अपनाओ, प्रचार कर रहा है, लेकिन साथ में जब दान दे रहा है तो आजीवकों को भी ध्यान दे रहा है। और शायद इसलिए भी दे रहा है क्योंकि इसके पापा जो थे अशोक के, कौन, बिंदुसार। कौन, बिंबसार मत बोल देना, बिंबसार हरियंक वंश में आता है। बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, ये किस में पढ़े हमने, हरियंक वंश में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक। तो जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, इसको। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी के फ्रेंड थे, मक्खली पुत्र घोषाल नाम था उनका। उन्होंने चलाया था आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय कैसा है, भाग्यवादी संप्रदाय है, भाग्य पर भरोसा करता है कि अगर आपके भाग्य में होगा तो आप आईएएस बनोगे और अगर नहीं होगा तो नहीं बनोगे। अगर आपके भाग्य में आईएएस बनना होगा तो आप सबसे पहले उसके बारे में सोचोगे, उसके बाद आप घर से निकलोगे और जब ढूंढोगे तो आप सही इंस्टीट्यूट में पहुंचोगे, आपको सही डायरेक्शन मिलेगी और क्या होगा, आपको वहां से प्रेरणा मिलेगी, आप उसको पढ़ोगे और उसके बाद फिर आप क्रैक करोगे। अगर नहीं बनना होगा तो कहीं आप क्या गलत जगह पर बैठ जाओगे जो आपको सब्ज बाग दिखाएंगे और होगा कुछ नहीं। और ऐसा हो रहा है। इसीलिए सरकार को क्या करना पड़ा, एक ऐड लाना पड़ा कि भ्रामक विज्ञापन करने पर क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है बड़ा। हालांकि जुर्माना भी बहुत कम है, बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सवाल भविष्य का है, ठीक है। तो कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये याद रहेगा, ठीक है। दशरथ ने लोमश ऋषि गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। लोमहर्ष ऋषि या लोमश ऋषि और गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। किसने, दशरथ ने। कौन है दशरथ, दशरथ कौन है, पौत्र है इसका, अशोक का। कौन है कि पुत्र है। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालिए। दरअसल सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते पहले 3 राजा और अंतिम, कौन, बृहद्रथ। लेकिन ऐसा देखा गया कि उत्तर प्रदेश में अशोक के बाद वाले राजाओं को क्या किया गया, उनका क्रम पूछा गया। क्योंकि कुणाल अंधा था, इसका बेटा अशोक का जो बेटा था कुणाल, वो क्या था, अंधा था। उसके बाद कौन बैठा, दशरथ बैठा। कुणाल को भी दिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दशरथ बैठा। उसके बाद के जो क्रम है वो क्या है, बृहद्रथ तक का क्रम निकालिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो याद होना चाहिए आप। साथ में अशोक की माँ का नाम याद होना चाहिए, सुभद्रांगी। अशोक की माँ का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। क्या था भाई। थोड़ा सा अशोक का धम्म पढ़ लेते हैं। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। मेंस की जब शुरुआत करते हैं तो इन्हीं लाइनों के साथ शुरू किया जाता है। अशोक का धम्म जब आप बोलेंगे तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान, नैतिक बोलते हैं मॉरल, नैतिक मतलब मॉरल, नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में क्या कहा गया, धम्म कहा गया। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। कहां से ली गई है, राहुलोवाद सूक्त। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है, राहुलोवाद सूक्त। अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। पहले उसने पूछा कियम चू धम्मे, धम्म क्या है,
फिर उसने उसका उत्तर दिया है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, अपा सिन्वे बहुक्याने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे च। ये संस्कृत नहीं है, ये क्या पाली है कि अपा सिन्वे, आसिनव बोलते हैं पाप से दूर रहना, अपा सिन्वे मतलब आसिनव से दूर रहना, बहुक्याने बहुत अच्छे कार्य करना, दया करना, दान करना, दया दाने, सचे साचे सच बोलना, सत्य बोलना। ठीक है, तो मैं बता देता हूं एक बार कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया दान, सत्य और कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, दया दान, सुचिता, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार, यही धम्म है। क्या ये महात्मा बुद्ध के धर्म, बौद्ध धर्म से मिल रहा है? मिल रहा है क्या? क्या महात्मा बुद्ध ने कहीं पर कहा है कि गुरुजनों के प्रति आदर करो? कहा है कहीं पर ऐसा? कहीं पर भी नहीं कहा है। कहीं पर महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा माता पिता और बड़ों की आज्ञा को मानो? उन्होंने तो 10 शील सिद्धांत दिए। उन्होंने तो कहा सुगंधियों का परित्याग करो, सुखपद विस्तर का त्याग करो, उस समय भोजन मत करो, स्त्री संसर्ग से दूर रहो। उनके 10 शील सिद्धांत तो अलग है। तो क्या वो बातें आपको यहाँ पर दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब अशोक के धम्म में सारी अच्छी चीजों को, यानी मॉरल जो चीजें होती हैं, नैतिक चीजें होती हैं, उन सबको क्या किया गया? समाहित किया गया। और मैंने कहा कि उसके धम्म की परिभाषा कहां से? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। तो क्या बोल रहा हूं? साधु स्वभाव। स्वभाव कैसा होना चाहिए भाई? साधु कैसा होना चाहिए? स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु जैसा। दूसरा, कल्याणकारी कार्य करना। कार्य जब करने हैं तो कैसे करने हैं? खाली सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। जिस प्रकार से जमाना चल रहा है कि बस मेरा भला हो जाए, बस मेरा नंबर आ जाए, मेरा हो जाए, बस बाकी तो क्या, मेरा प्रॉफिट हो जाए, बाकी सब क्या हो जाए, चाहे गर्त में चले जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। कल्याणकारी कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिससे सभी का क्या हो? कल्याण हो। पाप से निवृत्ति, पाप से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। विश्व का कल्याण, दया दान, दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, कर्म की शुद्धि होनी चाहिए। उसने बोला ये धर्म है। साथ में उसने कहा पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, दया दान सुचिता, प्राणियों का वध ना करना। कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। रोमिला थापर लिखती हैं कि 2 मोर और 1 हिरन तो कटते ही कटते थे। किसके किचन में? अशोक के किचन में। राजा का किचन था भाई। तो एक तरफ अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन 2 चीजें बताती हैं कि एक तो उनके किचन में 2 मोर और 1 हिरन कटता था, दूसरा सेनाओं को भंग नहीं किया। अगर आप अहिंसक थे इतने, तो सेनाएं क्यों रखी आपने? सेनाओं को भंग कर देना चाहिए था, तो सेनाएं भंग नहीं की गई। समझ में आया? प्राणियों का वध न करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों श्रमणों, मित्रों परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता उचित व्यवहार। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को शुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य, सॉरी शुद्ध नहीं, बुद्ध शाक्य। क्या कहा है उसने? इसके अतिरिक्त समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। किस लिपि में उत्कीर्ण है? निगाली सागर अभिलेख बुद्ध कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का आशय मानव का नैतिक उत्थान था। अशोककालीन पश्चिमी शक्तियां यानी यवन, गांधार, काम्बोज का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोककालीन पश्चिमी शक्तियां कौन कौन भाई? यवन, गांधार और काम्बोज का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। उपासक बौद्ध धर्म अशोक के धम्म का मूल स्रोत था, जिसका चरम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्मदेई अभिलेख का विषय क्या था? आर्थिक था। अब ये ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता कि अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसका विषय क्या था? आर्थिक था। बाकी सारे अभिलेख क्या है? धार्मिक है। ये आर्थिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टैक्स कम करने की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या अर्थव्यवस्था से संबंधित हो गया, आर्थिक हो गया। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कौन सा है? आंसर
किस रानी का उल्लेख है? कारुवकी का। एक ही रानी का उल्लेख है इसका, रानियां और भी थी इसकी, लेकिन एक रानी जिसका अभिलेखों में क्या है, उल्लेख हुआ है, वो कौन सा? कारुवकी। और एक बेटे का उल्लेख हुआ है तीवर का। इसका तीवर का उल्लेख हुआ है। सोहगोरा और महास्थान अभिलेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। अनुसंधान और अनुसंधान राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक युक्त और राजयुक्त को प्रतिवर्ष 5वें वर्ष धम्म प्रचार हेतु क्या यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है भाई। दरअसल क्या है कि अशोक के जो 5वां शिलालेख है, तीसरा शिलालेख है, उसमें उसने युक्त, राजयुक्त और प्रादेशिक का उल्लेख किया है। किसका? युक्त, राजयुक्त और प्रादेशिक। इसमें सबसे बड़ा जो पद है वो प्रादेशिक का है, उससे नीचे कौन है? राजयुक्त है, उससे नीचे कौन है? युक्त है। कौन है? प्रादेशिक मतलब एक तरह से प्रदेष्टा, प्रदेष्टी, एक तरह से राज्यपाल, समझ में आ रहा है? उससे नीचे कौन है? राजयुक्त। राजयुक्त मतलब रज्जू, रस्सी से बना है उसका नाम राजयुक्त। नाप जोक करना और बहुत सारे कार्य थे, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो युक्त, राजयुक्त और प्रादेशिक का उल्लेख कहां पर मिलता है? तीसरे शिलालेख में। 5वें शिलालेख में वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का क्या करता है? वर्णन करता है। किनका? अब क्या है, वो ये बता रहा है कि प्रादेशिक, राजयुक्त और युक्त राजयुक्त और प्रादेशिक को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। इसको अभिलेखों में क्या कहा गया? अनुसंधान कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुसंधान कहा गया है। इतना समझ में आ गया? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष 13 वर्ष बाद अशोक ने नवीन कर्मचारियों धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार और कल्याणकारी कार्य करना आदि था। धर्म श्रावण 7वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश ही धर्म श्रावण है। धर्म संदेश ही धर्म कहां पर है? 7वें स्तंभ लेख में। जो मेन याद करने वाली चीज है वो क्या है? धम्म श्रावण कहाँ है, धर्म श्रावण कहाँ है? 7वें स्तंभ लेख में। ये भी ध्यान रखना, जहां पर शिलालेख लिखा है वहां पे शिलालेख याद करना, जहां पे स्तंभ लेख लिखा है वहां पे क्या? स्तंभ लेख याद करना। ठीक है? जैसे अशोक ने धम्म की जो व्याख्या की है वो स्तंभ लेखों में की है, दूसरे और 7वें में। क्लियर हो गया? अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक दारा प्रथम या डेरियस से मिलती है। किससे मिलती है? दारे बहु, डेरियस या दारा। 1750 में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। दिल्ली स्तंभ का पता किसने लगाया? आंसर टिफेंथलर ने। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये क्या है? यूपीएससी का क्वेश्चन है कि दिल्ली स्तंभ लेख का पता किसने लगाया? 1750 में। आंसर टिफेंथलर ने। किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ कहा जाता है तथा गुहालेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचय है। अशोक के आदेश लेखों में उनकी दूसरी पत्नी कारुवकी का, जो राजकुमार तीवर की माता है, और उसके पौत्र दशरथ का भी उल्लेख मिलता है। पौत्र का भी मिलता है अभी दशरथ का। पुत्र में तीवर, पत्नी में कारुवकी और पौत्र में दशरथ। तो दशरथ ये वही दशरथ है जिसने क्या किया? लोमहर्ष ऋषि और गोपिका गुफा का निर्माण कराया। लोमहर्ष ऋषि गुफा और गोपिका गुफा का निर्माण कराया। क्लियर हो गया? ठीक। इससे आगे मैं बताऊंगा आपको कि अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं, उनके अभिलेख से संबंधित जानकारियां और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अगले लेक्चर।